नमस्कार दोस्तों। तो आज हम बात करने वाले हैं हमारे दूसरे अध्याय राज्यपाल के बारे में। क्योंकि राज्यपाल से संबंधित हमारा इससे पहले एक वीडियो और प्रकाशित हो चुका है और उसी श्रृंखला का यह दूसरा वीडियो है। तो आइए हम बात करते हैं राज्यपाल के बारे में। राज्यपाल हम पिछले वीडियो में राज्यपाल की शक्तियों के बारे में चर्चा कर रहे थे। अब हम उसी की आगे शुरुआत करते हैं कि राज्यपाल को क्या वित्तीय शक्तियां दी गई हैं, यानी धन से संबंधित क्या शक्तियां राज्यपाल के पास प्राप्त हैं। उन शक्तियों की बात करें तो वित्तीय शक्तियां, चूंकि वित्तीय शक्तियां बहुत महत्वपूर्ण शक्तियां होती हैं किसी राज्य को संचालित करने के लिए, सुचारू रूप से चलाने के लिए जो शक्तियां होती हैं वह वित्तीय शक्तियां होती हैं। और चूंकि जो प्रशासनिक शक्ति है वह वित्तीय शक्ति पर निर्भर करती है। यदि मान के चलिए किसी राज्य के पास वित्तीय शक्तियां नहीं है तो वह प्रशासनिक शक्ति का भरपूर उपयोग नहीं कर सकता है। तो यहाँ पर चूंकि हम राज्यपाल की बात कर रहे हैं कि राज्यपाल के लिए राज्यपाल के पास क्या वित्तीय शक्ति प्राप्त है, तो सबसे पहले बता दें कि प्रत्येक प्रत्येक वर्ष जो राज्य की विधानसभा होती है उसमें बजट पेश किया जाता है। यानी एक वर्ष प्रत्येक वर्ष, चूंकि फरवरी ऐसी प्रथा है कि फरवरी माह में ही बजट पेश किया जाता है। और फरवरी माह में जो प्रत्येक वर्ष बजट पेश किया जाता है और इसके बजट के माध्यम से ही जो सरकार रहती है वह एक साल का अपना संपूर्ण लेखा जोखा संसद के सामने पेश करती है और संसद से मांग करती है कि जिस योजना के लिए जो सरकार को धन की आवश्यकता है उसके लिए वह अनुदान प्राप्त किया जाए। परंतु यहाँ बता दें इसमें राज्यपाल की यह भूमिका है कि जब बजट को जो विधायिका होती है उसमें पेश किया जाता है तो विधायिका में पेश करवाने का कार्य राज्यपाल के द्वारा किया जाता है। तो इसके अलावा दूसरी शक्ति की बात करें, यदि कोई विधेयक मान के चलिए धन विधेयक है, धन विधेयक, चूंकि धन विधेयकों के संबंध में राज्यपाल को शक्ति दी गई है कि धन विधेयक राज्यपाल की सहमति के बिना राज्य की जो विधायिका रहेगी, राज्य की विधानसभा रहेगी, उसमें पेश तक नहीं किया जा सकता है। यानी धन विधेयक का मतलब वो होता है जो धन से संबंधित, पैसों के मामले से संबंधित हो। मान के चलिए यदि किसी राज्य की सरकार को पैसों की आवश्यकता है तो किसी कार्य के लिए, किसी योजना के लिए पैसों की आवश्यकता है तो उस योजना के लिए जो धन विधेयक पेश किया जाएगा, यानी जो पैसों की आवश्यकता है उसके धन विधेयक पेश किया जाएगा। और इस विधेयक को राज्यपाल की सहमति के बिना इस विधायिका में पेश तक नहीं किया जा सकता है। और इसके अलावा जो धन विधेयक है वह जो धन विधेयक है उसको राज्यपाल की सहमति के बाद राज्यपाल के द्वारा प्रस्तुत विधायिका में पेश किया जाता है। इसके अलावा जो राज्यपाल के पास वित्तीय शक्तियों में तीसरी शक्ति है, किसी प्रकार की अनुदान की मांग राज्यपाल की सहमति के बिना नहीं की जा सकती है। यानी आप समझ सकते हैं कि अनुदान की मांग का तात्पर्य है कि यदि किसी योजना के लिए जो राज्य की सरकार है उसको धन की आवश्यकता है और उस धन की पूर्ति के लिए चूंकि विधायिका से सहमति लेना अनिवार्य होता है। यानी सरकार को पैसों की आवश्यकता है तो सरकार खजाने से ऐसे ही पैसे नहीं निकाल सकती है जब तक कि वह विधायिका में पेश न कर दे और विधायिका से उस विधेयक को, उस योजना को पारित न करवा ले। यानी मान के चलिए यदि मान के चलिए जनधन योजना के लिए पैसों की आवश्यकता है, सरकार को पैसों की आवश्यकता है, तो इसके लिए जो बजट में प्रावधान रखे जाते हैं वो बजट को पास करवाया जाता है, तभी सरकार उस धन का प्रयोग कर सकती है। यानी जो धन से संबंधित जो आवश्यकता सरकार की होती है उसे विधायिका में पेश करवाना और उससे पास करवाना अनिवार्य होता है। इसके अलावा राज्यपाल की चौथी शक्ति यह है कि उसके पास आकस्मिकता निधि होती है। क्योंकि सबसे पहले हम बता दें कि 3 प्रकार की निधियां होती हैं। एक होती है संचित निधि, एक होती है लोक लेखा निधि और तीसरी होती है आकस्मिकता निधि। मान के चलिए सरकार को किसी भी समय, चूंकि
एक साल में एक बार ही बजट पेश किया जा सकता है। तो बजट के अलावा उसके लिए किसी अन्य योजना में खर्च करने के लिए पैसों की आवश्यकता है, तो वह राज्यपाल से इस आकस्मिकता निधि से उस पैसों की मांग कर सकता है, और राज्यपाल के पास यह आकस्मिकता निधि होती है। तो इस प्रकार से उस जो पैसों की मांग है उसको विधायिका में पास करवाना अनिवार्य नहीं रह जाता है। और बाद में जब बजट आता है तो उसके बाद संचित निधि, जो आकस्मिकता निधि से जितने पैसे निकाले गए हैं उस संचित निधि से इस आकस्मिकता निधि में ट्रांसफर कर दिए जाते हैं। तो इस प्रकार से यह आकस्मिकता निधि होती है वह राज्यपाल के कब्जे में होती है, और राज्यपाल ही जब सरकार को यानी मुख्यमंत्री को जब किसी योजना के लिए पैसों की आवश्यकता पड़ता है तो आकस्मिकता निधि से पैसे को निकाल कर देता है। इसके अलावा उसकी पांचवी शक्ति यह है कि वित्त आयोग का गठन राज्यपाल के द्वारा किया जाता है। यानी वित्त आयोग की गठन राज्यपाल के द्वारा किया जाता है। हर 5 वर्ष बाद इसका गठन किया जाता है। इस वित्त आयोग के गठन का उद्देश्य यह होता है कि जो पंचायतें हैं, जो हमारी जो नगर पालिकाएं हैं, उनके लिए जो धन का आवंटन होता है, यानी जो पंचायत और नगर पालिकाओं के लिए कितने धन की व्यवस्था करनी है, वह वित्त आयोग की सिफारिश के आधार पर ही होता है। यानी वित्त आयोग जो सिफारिश करता है, वित्त आयोग जो अनुशंसा करता है, उस अनुशंसा के आधार पर ही जो सरकार होती है वह पंचायतों और नगर पालिकाओं के लिए जो धन की व्यवस्था करती है, धन का आवंटन करती है। और वित्त आयोग का गठन हर 5 वर्ष के पश्चात राज्यपाल के द्वारा किया जाता है। तो इस प्रकार से हमने यहाँ पर बात की राज्यपाल के पास जो वित्तीय शक्तियां हैं, उन वित्तीय शक्तियों के बारे में बात की। अब हम राज्यपाल की न्याय से संबंधित शक्तियां की चर्चा करेंगे, न्यायिक शक्तियों की बात करेंगे। चूंकि इससे पहले हम बता दें कि न्याय करने का कार्य, चूंकि जो हमारे उच्च न्यायालय न्याय करने के कार्य के लिए हमारे यहाँ उच्च न्यायालय की व्यवस्था की गई है, सर्वोच्च न्यायालय की व्यवस्था की गई है, परंतु इसके बावजूद भी जो हमारे राज्यपाल है, जो कार्यपालिका का प्रमुख है, उसके पास भी कुछ न्याय से संबंधित शक्तियां दी गई हैं, कुछ समाधान संबंधी शक्तियां दी गई हैं। तो सबसे पहली शक्ति जो राज्यपाल के पास न्यायिक शक्ति वह है यानी समाधान की शक्ति है। क्षमादान की शक्ति है, यानी किसी व्यक्ति को राज्यपाल चाहे तो क्षमा कर सकता है। यानी किसी व्यक्ति को यदि अपराध के लिए वो सजा दी गई है और राज्यपाल को लगता है कि यह सजा थोड़ी कठोर सजा दी गई है, तो उस सजा को विराम लगाने का हो, या फिर उसकी दंड की अवधि को कम करना या दंड को पूर्ण रूप से क्षमा करने का अधिकार भी राज्यपाल के पास है। इसके अलावा दूसरी न्यायिक शक्ति जो राज्यपाल के हाथ में है वह है, यदि जब उच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश की नियुक्ति की जाती है, तो चूंकि नियुक्ति तो राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है, परंतु जब राष्ट्रपति नियुक्ति करता है, जब राष्ट्रपति इस न्यायाधीश की नियुक्ति करता है, वह राज्यपाल से भी इससे संबंधित थोड़ी सलाह लेता है। तो इस प्रकार से राज्यपाल का यह महत्वपूर्ण रोल हो जाता है। इसके अलावा तीसरी शक्ति यह है कि जब जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति होती है, तो जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा की जाती है। राज्यपाल उच्च न्यायालय से परामर्श करता है, और इस परामर्श के पश्चात जो भी निष्कर्ष निकलता है और जिस व्यक्ति को चाहे वह जिला न्यायाधीश की नियुक्ति उस राज्यपाल के द्वारा की जाती है। इसके साथ साथ अन्य न्यायिक व्यवस्था से जुड़े जो अन्य व्यक्ति होते हैं, चूंकि जो जिला स्तर पर या फिर तहसील के स्तर पर जो न्यायालय होते हैं, उनमें छोटे मोटे जो न्यायाधीश होते हैं, उनकी नियुक्ति करने का कार्य राज्यपाल के द्वारा किया जाता है, परंतु यह राज्यपाल उच्च न्यायालय से परामर्श करता है। इसके अलावा राज्य के लोक सेवा आयोग के साथ परामर्श करके इन न्यायाधीशों की नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा की जाती है। तो इस प्रकार से हमने बात की कि राज्यपाल के पास कितनी तरह की न्यायिक शक्तियां हैं। अब हम बात करेंगे कि राज्यपाल की अध्यादेश जारी करने की शक्ति की चर्चा करेंगे। राज्यपाल की अध्यादेश जारी करने की शक्ति। अध्यादेश
चूंकि इससे पहले हमने जो वीडियो हम हमारा जो वीडियो राष्ट्रपति के बारे में था, उसमें हमने अध्यादेश के बारे में चर्चा की थी कि राष्ट्रपति के पास किस प्रकार की अध्यादेश जारी करने की शक्ति है। और चूंकि इससे पहले हम अध्यादेश का तात्पर्य समझा दें कि अध्यादेश का मतलब एक ऐसा आदेश होता है जब जो कि कार्यपालक यानी कार्यपालक राज्यपाल के द्वारा जारी किया जाता है। राज्यपाल के द्वारा यह अध्यादेश जारी किया जाता है। और चूंकि अध्यादेश जैसा कि राज्य में जब विधायिका होती है तो उसका कार्य होता है कि नियम बनाना या कानून बनाने, यानी कानून बनाने का कार्य राज्य विधायिका होती है। परंतु जब विधायिका की बैठक नहीं हो रही होती है, क्योंकि साल भर विधायिका की बैठक नहीं होती है, विधायिका का बैठने का निश्चित समय होता है, वह समय होता है उसके लिए सत्र होते हैं, छोटे छोटे सेशन होते हैं। उन सत्रों की चर्चा करें तो 3 सत्र होते हैं। जो पहला सत्र होता है वह बजट सत्र होता है, दूसरा सत्र होता है वह मानसून सत्र होता है, तीसरा सत्र शीतकालीन सत्र होता है। तो इन 3 सत्रों में राज्य विधायिका बैठती है और कानून बनाने का कार्य करती है। परंतु जब इन 3 सत्रों के अलावा यदि जब 3 सत्र यह सत्र ना चल रहे हो तो उस स्थिति में यह कानून बनाने का कार्य राज्यपाल के हाथों में आ जाता है। यानी मान के चलिए या उस समय अध्यादेश ना चल रहे हो, उस समय सेशन ना चल रहा हो, उस समय सत्र ना चल रहा हो, तो राज्यपाल के पास आकस्मिक स्थितियों में यह अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्राप्त है। और चूंकि बजट सत्र का टाइमिंग बता दें कि यह बजट सत्र फरवरी और मार्च, फरवरी से मार्च के बीच यह सत्र चलता है। इसके अलावा जो मानसून सत्र होता है वह मई से जुलाई के बीच मानसून सत्र चलता है। इसके अलावा फिर सितंबर से अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर तक यह शीतकालीन सत्र चलता है। तो इनके बीच में यदि मान के चलिए यदि जनवरी में मान के चलिए जनवरी में कोई यदि जनवरी में सरकार को किसी प्रकार की कोई योजना पास करनी हो, कोई कार्य करना हो, तो अध्यादेश के माध्यम से राज्यपाल के पास ये शक्ति होती है कि वह अध्यादेश जारी करे और किसी संबंधित नियम बना सकता है। कानून बनाने की शक्ति उसको प्राप्त हो जाती है, क्योंकि यही शक्तियां केंद्र में राष्ट्रपति के पास है और उन्हीं शक्तियों के समानांतर यह शक्तियां राज्यपाल को दी गई हैं। परंतु यह जो शक्तियां हैं वह विधायिका के समानांतर नहीं है। यानी जब विधायिका का सत्र चल रहा हो, यानी जब 3 सत्र चल रहे हो, इन सत्रों के बीच में हो, तो अध्यादेश जारी करने की शक्ति राज्यपाल की नहीं होती है। यानी इसका तात्पर्य यह है कि जब राज्य विधायिका का सत्र ना चल रहा हो उस समय ही अध्यादेश जारी किया जा सकता है। जब बजट सत्र, मानसून सत्र या कोई शीत सत्र चल रहा हो उस समय राज्यपाल को यह शक्ति प्राप्त नहीं है। तो इस प्रकार से यह शक्ति प्राप्त है। चूंकि हम जानते हैं यदि कोई विधेयक पास करवाना होता है तो हमारे जिन राज्यों में द्विसदनी व्यवस्था है, यानी विधानसभा भी है जिन राज्यों में, और राज्यों में दूसरा सदन होता है। पहला सदन तो विधानसभा होता है, जो दूसरा सदन होता है जैसा वह है विधान परिषद होता है। विधान परिषद तो कुछ राज्यों में ही विधान परिषद रहती है, जैसा कि लोकसभा राज्यसभा केंद्र में होते हैं, वैसी व्यवस्था राज्यों में भी है, यानी विधानसभा है और विधान परिषद है। परंतु जो मध्य प्रदेश है, मध्य प्रदेश में विधानसभा अकेली कार्य कर रही है और विधान परिषद प्रस्तावित है। यानी विधान जो परिषद है उसका गठन नहीं किया गया है, परंतु सरकार के एक आदेश के माध्यम से विधान परिषद का गठन किया जा सकता है। तो कोई विधेयक जब पारित करवाना होता है, कोई पास होना होता है, तो विधानसभा से पेश किया जाता है और विधान परिषद दोनों से पेश किया जाता है। और जब इन दोनों से पास हो जाए कोई विधेयक, उसके पश्चात ही वह राज्यपाल के पास सहमति के लिए जाता है। तो हम यहाँ अध्यादेश की बात कर रहे हैं। अध्यादेश की क्या शक्ति होती है वो इसकी हम बात करेंगे कि अध्यादेश की जो जारी करने की जो शक्ति जो राज्यपाल के पास है वह ऐसा नहीं है कि हर परिस्थिति में राज्यपाल अध्यादेश जारी कर दे और कोई कानून बना दे, कोई अधिनियम बना दे। जैसा कि हाल ही में जो कृषि विधेयक आया है वह अध्यादेश के माध्यम से पहले आया था और फिर उसे
वो लोकसभा और राज्यसभा से पास करवाया गया था। यानी कोई अध्यादेश, जैसे मान के चलिए जनवरी माह में राज्यपाल ने अध्यादेश जारी कर दिया, तो जब अगला सत्र शुरू होगा, सत्र शुरू होने के 6 हफ्तों के भीतर इस अध्यादेश को राज्य जो विधायिका होती है, यानी विधानसभा होती है, विधानसभा और जिन राज्यों में विधान परिषद हो, उनमें भी विधान परिषद हो तो वो ठीक है, इन दोनों से अनुमति लेनी पड़ती है। यानी अध्यादेश तो आपने जनवरी में जारी कर दिया, परंतु जब विधायिका का सत्र चालू होगा, तो 6 हफ्तों के भीतर यदि उस अध्यादेश को सहमति नहीं मिल पाई, यदि वह अध्यादेश पारित नहीं हो पाया राज्य विधानसभा में, तो उसको वह अध्यादेश समाप्त हो जाता है। परंतु जब अध्यादेश जनवरी में जारी किया था, तो उसके माध्यम से जो कार्य किए गए थे वह तो वैध रहेंगे, यानी उसके कार्य वैध रहेंगे। जैसे मान के चलिए कृषि विधेयक पास किया गया, तो उसके द्वारा, तो इस प्रकार से जो अध्यादेश जारी किया जाता है उसकी वैधता केवल 6 हफ्ते की होती है, यानी 6 माह और 6 हफ्ते। चूंकि हमने जैसा अभी बताया था कि एक वर्ष में 3 सत्र होते हैं, परंतु 2 सत्रों के बीच में 6 माह से अधिक अंतर नहीं हो सकता है। तो इस प्रकार से जो 6 माह का अंतर तो वह सब जगह चलता है, परंतु जो 6 हफ्ते का मुख्य अंतर माना जाता है, यानी अध्यादेश को जारी करने का जो समय होता है वह उसे 6 हफ्तों के भीतर राज्य की विधानसभा से पारित करवाना होता है। अगर 6 हफ्तों के भीतर यह पारित नहीं हो पाया तो इसका कार्य नष्ट हो जाएगा। इसके अलावा यदि राज्यपाल चाहे तो अपनी स्वेच्छा से उस अध्यादेश को वापस ले सकता है, यानी राज्यपाल अपनी स्वेच्छा से इस अध्यादेश को वापस ले सकता है, और इसे वापस लेने के लिए किसी भी प्रकार की किसी विधायिका की सहमति की आवश्यकता नहीं है। इसके अलावा यदि राज्यपाल कोई अध्यादेश जारी कर रहा है तो उसकी सीमा क्या होती है, यानी कोई क्राइटेरिया होता है। ऐसा नहीं कि हर मुद्दे पर वह अध्यादेश जारी कर सकता है। जिस प्रकार से राज्य विधानसभा की सीमा होती है, राज्य विधानसभा कुछ ही मुद्दों पर, यानी राज्य सूची के विषय पर ही कानून बना सकती है, उसी प्रकार केवल राज्यपाल भी राज्य सूची के विषय पर ही अध्यादेश जारी कर सकता है। क्योंकि इससे पहले हम बता दें कि 3 प्रकार की सूचियां होती हैं: राज्य सूची, संघ सूची और समवर्ती सूची। चूंकि राज्य सूची पर कानून बनाने का कार्य राज्य के द्वारा किया जाता है, संघ सूची पर कानून बनाने का कार्य केंद्र सरकार के द्वारा किया जाता है, और समवर्ती सूची पर कानून बनाने का कार्य दोनों केंद्र और राज्य दोनों इस पर कानून बना सकते हैं। तो इस प्रकार विधानसभा संघ सूची पर कानून नहीं बना सकती है, उसी प्रकार राज्यपाल भी संघ सूची से संबंधित कोई विषय है उस पर कानून नहीं बना सकता है। जैसे मान के चलिए किसी देश से वैदेशिक संबंध है, तो उस संबंध में संघ ही कानून बनाएगा। राज्य विधानसभा वैदेशिक संबंधों से संबंधित कोई भी कानून नहीं बना सकती है। तो इस प्रकार से यह अध्यादेश जारी करने की शक्ति थी। और जो अध्यादेश है, यदि अध्यादेश होता है वह राज्यपाल के द्वारा जारी किया जाता है, परंतु यह राज्यपाल के द्वारा वास्तव में मुख्यमंत्री की सलाह पर जारी किया जाता है। यानी वह स्वेच्छा से किसी भी कार्य को नहीं करता है। यानी यह अध्यादेश राज्य में मुख्यमंत्री की सलाह पर राज्यपाल के द्वारा जारी किया जाता है। और यह अध्यादेश जो जारी किया जाता है वह बहुत ही महत्वपूर्ण परिस्थितियों में जारी किया जा सकता है, यानी जब अति आवश्यक हो तभी यह अध्यादेश जारी किया जा सकता है। परंतु इस अध्यादेश को जारी करने की अध्यादेश की शक्ति है, उसका कई बार दुरुपयोग हुआ है। दुरुपयोग ऐसे हुआ है कि मान के चलिए 1967 से लेकर 1976 से लेकर 1990 तक बिहार राज्य के राज्यपाल के द्वारा 256 अध्यादेश जारी कर दिए गए, और उनका संपूर्ण रूप से वो अध्यादेशों का दुरुपयोग किया गया। यानी जब अध्यादेश जारी किया जाता है तो सरकार को
कोई विधेयक को पारित करवाने में आसानी हो जाती है। आसानी इस प्रकार से होती है, थोड़ी सी हम इसकी आसानी की किस प्रकार से अध्यादेश को जारी करने से किसी विधेयक को पास करवाने में आसानी होती है, हम उसकी चर्चा करें। मान के चलिए अभी हाल ही में केंद्र सरकार के द्वारा जो कृषि संबंधित विधेयक लाया गया है वह पहले अध्यादेश के माध्यम से लाया गया था। यानी जब अध्यादेश के माध्यम से कृषि विधेयक को लाया गया था और उसके छह माह 6 हफ्तों के भीतर इसको संसद से पास करवाना अनिवार्य हो जाता है। यानी उसके यदि 6 हफ्तों के भीतर जब सत्र शुरू होता है तो यदि 6 हफ्तों के भीतर इसे पास न करवा दिया जाए तो यह नष्ट हो जाता है, स्वयं से समाप्त हो जाता है। तो इस कृषि अध्यादेश को जारी किया गया, फिर इसे लोकसभा और राज्यसभा के द्वारा पास करवा दिया गया। यानी लोकसभा के द्वारा पास करवाया गया, फिर राज्यसभा के द्वारा पास करवाया गया और राष्ट्रपति की सहमति के पश्चात यह अध्यादेश अधिनियम बन गया, कानून बन गया। परंतु यदि मान के चलिए यह कृषि विधेयक अध्यादेश के रूप में लागू ना होता तो लोकसभा में, चूंकि लोकसभा में इस पर बहुत ज्यादा बहस होती और राज्यसभा में बहस होती, यानी जो कृषि विधेयक जो लाया गया था वह जैसे मान लीजिए जनवरी में लाया गया था, उदाहरण के लिए समझते हैं, इसको मान लेते हैं कि जनवरी में लाया गया था और यदि लोकसभा का जो समय है वह लोकसभा फरवरी में शुरू होती है, फरवरी से मार्च तक उसका जो बजट सत्र होता है उसके बीच में यदि लोकसभा में लाया गया था तो इस प्रकार जनवरी से फरवरी के बीच में 1 माह तक के लिए जो विपक्षी दल हैं उनको बहस का समय मिल गया। तो इस प्रकार से यदि अध्यादेश जारी हो जाता है तो जो विपक्षी दल हैं उनको बहस का समय, उस पर गहन चिंतन का अवसर मिल जाता है, इसलिए अलग से कोई ज्यादा बहस नहीं करनी पड़ती है। और यदि मान के चलिए अध्यादेश पारित ना भी हो तो उसके द्वारा जो जनवरी महीने में जो कार्य किए गए हैं वह तो ही मान्य ही रहेंगे, उसको नष्ट नहीं किया जा सकता है। इसके अलावा अब हम बात कर लेते हैं कि राज्यपाल की जो क्षमा करने की जो शक्ति जो राज्यपाल के पास है वह इस प्रकार की शक्ति है कि जो शक्ति केंद्र में राष्ट्रपति के पास है वही शक्ति राज्य में राष्ट्रपति के पास है, वही शक्ति राज्य में क्षमादान करने की शक्ति राज्यपाल के पास है। परंतु यहाँ बता दें कि राष्ट्रपति सैन्य मामलों से, जो सैन्य न्यायालय है उनसे संबंधित यदि कोई वही सजा दी गई है तो उनको भी माफ कर सकता है, परंतु राज्यपाल ऐसा नहीं कर सकता। और राज्यपाल मृत्युदंड, यदि किसी व्यक्ति को मृत्युदंड मिला है तो उसको क्षमा नहीं कर सकता है। यानी मृत्युदंड को कारावास में बदल सकता है राज्यपाल, परंतु संपूर्ण रूप से क्षमा नहीं कर सकता है। परंतु राष्ट्रपति चाहे तो किसी व्यक्ति की मृत्युदंड को माफ भी कर सकता है। यानी मृत्युदंड के संबंध में उसे माफ करने की शक्ति राज्यपाल को नहीं है और बाकी सभी समाधान करने की शक्तियां राज्यपाल और राष्ट्रपति के पास समान है। केवल अंतर इतना है कि राज्यपाल केवल राज्य के द्वारा जो दंड दिया गया है, राज्य विधि के तहत जो दंड दिया गया है उसी को माफ करता है और राष्ट्रपति जो केंद्र विधि के द्वारा जो दंड दिया गया है उसको माफ करता है। यानी इसका तात्पर्य है, यानी राज्य विधि के तहत किसी व्यक्ति को दंड दिया गया है तो वह राज्यपाल के द्वारा माफ किया जाता है और केंद्र विधि के तहत जो दंड दिया गया है वह राष्ट्रपति के द्वारा माफ किया जाता है। इस प्रकार से क्योंकि हर राज्यों की विधि अलग अलग होती है तो इस प्रकार से एक राज्य की विधि होगी और उसी राज्य का राज्यपाल उसी विधि के अंतर्गत जो दंड दिया गया है उस दंड को ही माफ करता है। अब हम निष्कर्ष करते हैं कि राज्यपाल को जो शक्तियां दी गई हैं क्या वह वाकई में इतनी महत्वपूर्ण शक्तियां हैं कि राज्यपाल का पद कोई क्या स्वतंत्र रूप से कार्य कर सकता है। तो इस संबंध में अनुच्छेद 154, 163 और 164 महत्वपूर्ण हो जाता है। 154 में कहा गया है कि राज्यपाल जो अपनी कार्यपालिका संबंधित शक्तियां हैं, चूंकि हम जानते हैं कार्यपालिका 2 प्रकार की होती है, एक वास्तविक कार्यपालिका होती है, एक नाम मात्र की कार्यपालिका होती है। और नाम मात्र की कार्यपालिका का प्रमुख तो राज्यपाल होता है, परंतु वास्तविक जो कार्यपालिका है उसका प्रमुख यानी वास्तव में शक्तियां तो मुख्यमंत्री के पास होती हैं। परंतु 154 में कहा गया है कि जो राज्यपाल है वह अपने अधीनस्थों के सहारे यानी मुख्यमंत्री और मंत्रिमंडल के सहारे कार्य को करेगा।
यानी उसमें अनुच्छेद 154 में कहा गया है कि राज्यपाल जो है वह अपने अधीनस्थ मंत्रियों की सहायता से कार्य करेगा। तो इस प्रकार से अनुच्छेद 156 है। और 155 में कहा गया है कि राज्यपाल राज्यपाल मुख्यमंत्री और उसकी मंत्री परिषद की सलाह पर मुख्यमंत्री और मंत्री परिषद की सलाह पर कार्य करेगा। यानी वह अपनी स्वविवेक की शक्तियों को छोड़कर कुछ उसको ऐसी शक्तियां भी दी गई हैं, जैसे मुद्दे भी दिए गए हैं जिन पर अपने विवेक से कार्य कर सकता है, और बाकी सभी कार्य को करने के लिए उसे मंत्री परिषद की सलाह देना अनिवार्य है। और अनुच्छेद 164 में कहा गया है कि जो जो मंत्री परिषद है यह विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। यानी मान के चलिए किसी राज्य में यदि किसी मंत्री परिषद का विश्वास खो गया है, यानी उसका बहुमत कम हो गया है, बहुमत नहीं रह गया है, तो उसको विधानसभा से इस्तीफा देना पड़ता है। तो इस प्रकार से यह शक्तियां राज्यपाल से संबंधित दी गई हैं। इसके अलावा कुछ अन्य शक्तियां भी राज्यपाल को दी गई है, परंतु हम इसको इसकी और राष्ट्रपति से तुलना करना चाहेंगे कि राष्ट्रपति और राज्यपाल की जो शक्तियां हैं उनमें क्या क्या भिन्नता है। तो यहाँ बता दें कि राष्ट्रपति के पास स्वविवेक से संबंधित शक्तियां नहीं हैं, परंतु राज्यपाल को स्वविवेक से संबंधित शक्तियां दी गई हैं। स्वविवेक से तात्पर्य ऐसा होता है कि कुछ ऐसे विषय होते हैं जिससे संबंधित ऐसे ऐसे निर्णय लेने होते हैं जो अपने विवेक के अनुसार राज्यपाल अपनी इच्छा के अनुसार बिना किसी से पूछे कुछ ऐसे निर्णय होते हैं जो ले सकता है, परंतु ऐसी स्वयं की इच्छा से ऐसे कोई निर्णय नहीं राष्ट्रपति ऐसे कोई निर्णय नहीं ले सकता है। क्योंकि ऐसा इसलिए है क्योंकि 42 में संविधान संशोधन 1976 के माध्यम से कहा गया था कि राष्ट्रपति जो भी कार्य करेगा वह प्रधानमंत्री या मंत्री परिषद रहेगी उसकी सलाह पर करेगा, मंत्री परिषद की सलाह पर करेगा। परंतु राज्यपाल के संबंध में ऐसी कोई विधि नहीं है। अब हम बात करते हैं कि स्वयं विवेक का प्रयोग कहाँ कहाँ राज्यपाल स्वयं के विवेक का प्रयोग कर सकता है। तो इस प्रकार से पहला यह है कि मान के चलिए कोई विधेयक है, यदि कोई व्यापार से संबंधित विधेयक है, और व्यापार से संबंधित विधेयक यानी पूरे राज्य के संपूर्ण देश का प्रभाव इस विधेयक के माध्यम से संपूर्ण देश के व्यापार पर प्रभाव पड़ेगा। मान के चलिए कोई राज्य की विधानसभा यदि अपने राज्य में आने वाली किसी वस्तु पर टैरिफ लगा दे तो उसकी कीमत बढ़ जाएगी, तो इस प्रकार से व्यापार कम हो जाएगा। तो इसलिए जो व्यापार से संबंधित जो विधेयक होता है वह बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। तो राज्यपाल इसके लिए एक ऐसा प्रावधान कर सकता है कि राज्यपाल इस विधेयक को राष्ट्रपति की स्वीकृति के लिए भेज सकता है। यानी राष्ट्रपति जब स्वीकृति दे देगा, जब यह देख लेगा कि वह विधेयक जो व्यापार संबंधित जो विधेयक लाया गया है वो संपूर्ण देश के लिए सही है, ना कि केवल एक राज्य के लिए, तो संपूर्ण देश के जब हित में होगा तो वह राष्ट्रपति इस विधेयक को स्वीकृति देता है, उसके पश्चात ही इस विधेयक को स्वीकृति देता है। तो इस प्रकार से राज्यपाल के पास यह विवेक की शक्ति है कि वह किसी भी विधेयक को राष्ट्रपति के पास भेज दे। इसके अलावा दूसरी शक्ति यह है कि राज्य में यदि राष्ट्रपति शासन की सिफारिश भी वही करता है। मान के चलिए राज्यपाल को ऐसा लगता है कि राज्य का जो शासन है वो जनता की सेवा में नहीं हो रहा है, राज्य का जो शासन है वह संविधान में जो नियम दिए गए हैं संविधान की विधियों के तहत नहीं हो रहा है, तो राज्यपाल राष्ट्रपति से ऐसी सिफारिश कर सकता है कि उस राज्य में राष्ट्रपति शासन लगा दिया जाए। तो यह शक्ति भी कि राष्ट्रपति से गुजारिश कर सकता है कि उस राज्य में राष्ट्रपति शासन लगा दिया जाए। यह शक्ति भी राज्यपाल के पास स्वयं की विवेक की शक्ति प्राप्त है। इसके अलावा तीसरी शक्ति यह है कि किसी अन्य जैसे मान के चलिए कोई मुख्यमंत्री है, वह मान के चलिए मध्य प्रदेश का जो राज्यपाल है, मध्य प्रदेश का राज्यपाल है, वह चाहे तो उत्तर प्रदेश के राज्यपाल के रूप में भी भूमिका का निर्वाह कर सकता है। यानी यदि उत्तर प्रदेश का राज्यपाल उस समय किसी कारणवश बस अपने पद पर नहीं है तो राष्ट्रपति उस राज्यपाल को मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश दोनों के लिए एक ही राज्यपाल को नियुक्त कर सकता है। इस प्रकार जो विवेक की शक्ति है वह यह भी शक्ति है कि वह राज्यपाल मुख्यमंत्री से
किसी विषय पर सूचना मांग सकता है या फिर किसी विषय पर परामर्श ले सकता है। किसी भी विषय की जानकारी, किसी मुद्दे की जानकारी वह मुख्यमंत्री से मांग सकता है। तो इस प्रकार से ये शक्तियां विवेकाधिकार से संबंधित शक्तियां हैं। इसके अलावा कुछ और महत्वपूर्ण शक्तियां भी राज्यपाल के पास विवेकाधिकार से संबंधित शक्ति हैं। जैसे मान के चलिए जो राज्य का मुख्यमंत्री है उसकी अचानक मृत्यु हो जाए, मुख्यमंत्री की मृत्यु की स्थिति में किस व्यक्ति को नया मुख्यमंत्री घोषित करना है, नियुक्त करना है, वह जिम्मेदारी सारी राज्यपाल के ऊपर आ जाती है। इसके इसके अलावा मान के चलिए कि जो चुनाव हुए हैं, मान के चलिए अभी हाल ही में विधानसभा के चुनाव हुए हैं और किसी भी व्यक्ति को स्पष्ट बहुमत प्राप्त नहीं हुआ है, तो उस स्थिति में उसकी विवेक की शक्ति का प्रयोग करके किसी भी व्यक्ति को जो राज्यपाल की नजरों में राज्यपाल को ऐसा लगता है वो है उसके पास बहुमत है, यानी किसी गठबंधन को भी वो है मुख्यमंत्री के पद के लिए आवंटित कर सकता है या उसे अपना बहुमत परीक्षण करने के लिए कह सकता है। और इसके अलावा जैसे मान के चलिए कोई सरकार है, यदि राज्यपाल को लगता है कि सरकार के पास बहुमत नहीं रह गया है, यानी जो विधायक थे उन्होंने किसी अन्य दल में प्रवेश कर लिया है, तो उसके आधार पर किसी राज्य की सरकार को वह बर्खास्त करने का कार्य भी राज्यपाल कर सकता है। तो इस प्रकार से राज्यपाल की जो शक्तियां थी, चूंकि हम यहाँ पर राज्यपाल की शक्तियों की बात कर रहे हैं कि राज्यपाल के पद की क्या महिमा है, क्या उसे वाकई में जो जैसा कि कहा गया है कि राज्यपाल होगा वह राज्य का मुखिया होगा, क्योंकि हम जानते हैं कि वास्तविक मुखिया तो मुख्यमंत्री ही होता है, परंतु चूंकि राज्यपाल की भूमिका इस अर्थ में महत्वपूर्ण हो जाती है कि वह दोहरी भूमिका का निर्वाह करता है, यानी वह केंद्र के एक एजेंट के रूप में भी काम करता है और राज्य की भलाई के लिए, राज्य की जनता के लिए मुख्यमंत्री की सलाह पर भी काम करता है। पर इसलिए ऐसा कहा जाता है कि राज्यपाल के पद की गरिमा बनी रहे, राज्यपाल के पद की जो शोभा बनी रहे, उसके लिए एक ऐसा व्यक्ति राज्यपाल के पद पर नियुक्त हो जो राजनीतिक गतिविधियों से दूर रहे। और इस प्रकार से यह प्रथा है कि जैसे राज्यपाल नियुक्त किया जाता है, उसी राज्य का व्यक्ति उसी राज्य के राज्यपाल के रूप में कार्य नहीं करता है। यदि मध्य प्रदेश का कोई राज्यपाल बनता है तो वह किसी अन्य राज्य का व्यक्ति होता है, यानी इसी प्रदेश के व्यक्ति को इसी राज्य का राज्यपाल नहीं बनाया जाता है, ताकि ऐसी गतिविधि पैदा ना हो सके जिसके माध्यम से वह राजनीतिक गतिविधियों में संलग्न हो जाए, यानी राजनीतिक जो क्षेत्रीय जो राजनीति है उससे वह संपूर्ण रूप से दूर रह सके और जो वहाँ की जनता है, जो राज्य की जनता है, उसकी भरपूर सेवा कर सके। इसके अलावा जो कि हमने इससे पहले भी वीडियो में भी और इस वीडियो में भी राज्यपाल की संपूर्ण शक्तियों का चर्चा की, राज्यपाल की शक्तियों के बारे में देखा, तो हम निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि चूंकि अभी हाल ही में ऐसा दुर्भावना से प्रचार किया जाता है कि राज्यपाल है वह केवल केंद्र के एजेंट के रूप में कार्य करता है और राज्य के कार्यों को अनदेखा करता है। क्योंकि ऐसा तब ऐसी स्थिति में होता है जब केंद्र में दूसरी सरकार होती है और राज्य में दूसरी सरकार होती है, तो उस स्थिति में ऐसी स्थिति बन जाती है कि मुख्यमंत्री और राज्यपाल के बीच में कलह उत्पन्न हो जाए, दोनों के बीच में एक ऐसी परिस्थिति उत्पन्न हो जाती है जैसी परिस्थितियां अभी हाल ही में महाराष्ट्र में भी थोड़ा ऐसा लगता था कि उत्पन्न हो गई हैं। वहाँ की उद्धव सरकार थी और उसके खिलाफ थे वहाँ के राज्यपाल, यानी जब कंगना का केस हुआ था तो वहाँ के राज्यपाल से कंगना मिलने गई थी और राज्यपाल ने भी उनका समर्थन किया था। तो इस प्रकार से कई राज्यों में भी ऐसा देखा जा सकता है कि इस प्रकार की स्थितियां उत्पन्न हो गई हैं, परंतु फिर भी इस लिहाज से राज्यपाल की भूमिका अहम है, क्योंकि यदि राज्यपाल का पद ना होगा तो देश की अखंडता, एकता उस पर गंभीर आंच आ सकती है, क्योंकि राज्यपाल ही केंद्र सरकार को राज्य की गतिविधियों के बारे में सूचित करता है,
राज्य में क्या चल रहा है, यह सब जानकारी देने का कार्य राज्यपाल ही प्रधानमंत्री को करता है। इसके अलावा जो आंतरिक क्षेत्र हैं या आंतरिक क्षेत्र हैं, उनमें भी जैसे जनजाति लोग हैं, उनके लिए भी महत्वपूर्ण कार्य राज्यपाल के द्वारा किया जाता है। तो इस प्रकार से आज हमने चर्चा की राज्यपाल के बारे में। धन्यवाद।